हेलो एवरीवन, स्वागत है भैया आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम अपने एचटेट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट सीडीपी से रहेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे लास्ट एग्ज़ाम में आ चुके हैं, लास्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि हमारा कमिंग एग्ज़ाम आई थिंक दिसंबर में है एचटेट का, और ये सारे ही लेवल के लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे वो लेवल 1 है, 2 है, 3 है, मतलब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, फॉर एवरी लेवल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हिंदी वाले स्टूडेंट आप हिंदी में देखिए, जो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। आई ऑलवेज यूज़ बाइलिंगुअल हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। मतलब कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सी जो एक स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है। मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि गाइडेंस होता क्या है, गाइडेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये एक तरह की हम ये बोल सकते हैं, गाइडेंस इज़ द एडवाइस और इन्फॉर्मेशन जो हम किसी पर्सन को दे रहे हैं या कोई पर्सन हमें दे रहा है, प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस, और उस गाइडेंस की वजह से हम कुछ चीज़ इम्प्रूव कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, वो गाइडेंस होती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि गाइडेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल। हेल्प कर रहे हैं हम दूसरे इंडिविजुअल को क्या करने में, टू डिस्कवर एंड टू डेवलप देयर पोटेंशियल, अपनी क्षमता को पहचानना और उस क्षमता को डेवलप करने में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था भाई कि रोंग कौन सी है। ये यहाँ पे जो हमारी रोंग स्टेटमेंट है वो रहेगी 3, गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू अदर एफर्ट्स ओनली। मतलब क्या सिर्फ दूसरों के ही गाइडेंस से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम खुद से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये ओनली जो वर्ड है यहाँ पे आया ना, उसने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चंस पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज व्हाट। तो उसको किस तरह की थिंकिंग बोला जाता है जिसमें कोई भी बंदा ना खुद को इंटरप्रेट कर पाता है, खुद की सेंसेस को, सेंसेशन को इंटरप्रेट कर पाता है। वो इंटरप्रिटेशन उसने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा या किसी और एक्सपीरियंस से, मतलब वो सब प्रैक्टिस से हुआ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से उसने अपने सेंसेशन को इंटरप्रेट किया। तो उस तरह की थिंकिंग को क्या बोला जाएगा। अब ये जो उस तरह की थिंकिंग है भाई, उसको बोला जाता है परसेप्चुअल थिंकिंग। क्या बोला जाता है उसको, परसेप्चुअल थिंकिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा या आंसर हमारा रहेगा वो 2 रहेगा। अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये होती है जब हम किसी इशू, कोई इशू सोसाइटी में है, कोई इशू कहीं पे भी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो उस इशू को लेके हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर पाए, हम इवेल्युएट कर पाएँ कि ये इशू क्यों है, एक हम ऑर्डर ऑफ जजमेंट पास कर पाएँ उस चीज़ को लेके। तो वो हमारे अंदर अगर ऐसी एबिलिटी है तो हमारी थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परसेप्चुअल बता दिया है, दिस इज द प्रोसेस वेयर बाय द रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन। हम किसी इंफॉर्मेशन के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और वो कब कर रहे हैं, जब हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस से, बहुत सारे टास्क से, बहुत सारे मेथड से सीखा है, तब हम ये कर पा रहे। तो एक तरह की एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और क्रिएटिव थिंकिंग सभी को पता है भाई, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, जब हम नई नई चीज़ डिस्कवर कर पाते हैं, कुछ नए आइडियाज़ माइंड के अंदर आते हैं। हम ये बोल सकते हैं दिस इज़ द एबिलिटी टू कम अप विद यूनिक और ओरिजिनल सॉल्यूशन। जब हमारा जो माइंड है वो कम अप होता है नई नई आइडियाज़ से, यूनिक आइडियाज़ से, ओरिजिनल सॉल्यूशन से। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग आप बोल सकते हो, जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ठीक है, और एक और थिंकिंग हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी सभी को पता है, जिसमें हम अपने आप को क्या कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं किसी भी टॉपिक को लेके या कोई भी
चीज़ टास्क है उसको लेके हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रोंग इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटीमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है भाई, रोंग स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले है सेंटीमेंट, सभी को पता है क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है, इमोशन होते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, इमोशन आर द बेस ऑफ सेंटीमेंट। ठीक है, कोई भी सेंटीमेंट है उसका बेस क्या होता है, इमोशन होता है। तो क्या ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड देखो, सेंटीमेंट आर इन्नेट, कि जो सेंटीमेंट होते हैं ना वो इन्नेट होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं, बाहर वो शो ही नहीं होते। इसका मतलब तो यही हुआ कि भावनाएं जो होती हैं वो जन्मजात होती है, जन्म से ही हमें मिली होती है। ठीक है, इन्नेट होता है बाय बर्थ, जो चीज़ हमें बाय बर्थ मिलती है उसको हम इन्नेट बोलते हैं। तो क्या सिर्फ भावनाएं हमारी जन्मजात ही होती हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, भावनाएं जन्मजात नहीं होती, बाद में भी हम एक्वायर करते हैं। सेंटीमेंट गेट ओल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे में इवन चेंज देयर स्टेट। मतलब समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और हो सकता है वो अपनी स्थिति भी बदल लें, ऐसा हो सकता है। और ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। ये भी ठीक है कि जो इमोशन है, जो सेंटीमेंट है, वो किसके पास है, ह्यूमन बीइंग के पास है, क्योंकि उनमें बौद्धिक समझ है, कॉग्निशन पावर है, और ऐसा किसी एनिमल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी सेकंड रहेगी। सभी को पता है सेंटीमेंट, फिर से बता देती हूँ क्या होता है। ये कोई थॉट है, हमारा खुद का ओपिनियन है, आइडिया है, जो किसी फीलिंग पे या किसी सिचुएशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, हमारे थॉट, हमारे ओपिनियन, हमारे आइडियाज़ डेट इज़ बेस्ड ऑन द फीलिंग और अ पर्टिकुलर सिचुएशन। या हम ये बोल दें कि जो हमारा वे है थिंकिंग का अबाउट समथिंग, वो हमारे सेंटीमेंट है। ठीक है, अब सेंटीमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं जब हम किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं, और नेगेटिव भी हो सकते हैं जब हम किसी चीज़ की नेगेटिव साइड्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी रहेगी, रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी सेकंड। तो करेक्ट आंसर भी हमारा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करना है तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड क्या होगा। तो सबसे, जैसे देखिए ये भी न्यू मेथड हैं, ये सारे साइकोफिजिकल हो गया, क्लिनिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। लेकिन अगर हम ओल्डेस्ट मेथड की बात करें किसी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, वो रहेगा हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर, और सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन मेथड को जो डेवलप किया था वो क्या था भाई, विल्हम वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट ने, ये आपको याद रखना है, विलियम वुंट ने। ठीक है, और किसके साथ मिलके किया था, अपने स्टूडेंट या डिसिपल हम बोल सकते हैं, टीचनर के साथ मिलके। और इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू लुक विद इन, अपने अंदर झांकना। ठीक है, हम अपने आप को देखें। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ पेन, टू अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस, फैटिग एटेक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को समझने के लिए हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग फिर बता रही, टू लुक विद इन, अपने ही अंदर झांकना कि हमें अगर पेन है तो क्यों है, हम हैप्पी हैं तो क्यों है। इंट्रोस्पेक्शन हम खुद का कर रहे हैं, और जो चीज़ हमारे अंदर है उसी की वजह से हमारा बिहेवियर शो हो रहा है आउटर में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेलिंक्वेंट। रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक बताना है तो वो हमारा रहेगा एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डेलिंक्वेंसी होती है जो ये किशोर अवस्था में बच्चे अपराधी बन जाते हैं ना, वो होते हैं डेलिंक्वेंट। तो वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं स्कूल की प्रॉपर्टी को, बुलिंग एंड मॉकरी मतलब धमकी या दूसरों का उपहास उड़ा सकते हैं, बिल्कुल टॉर्चर कर सकते हैं, सता सकते हैं,
एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर्सनैलिटी से एक इसका रिलेशन कर दिया कि शरीर रचना में वो एस्थेनिक होते हैं, तो ये हमारा क्या है, रोंग स्टेटमेंट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। देखिए जो लर्निंग थ्योरी थी ना वो बंडूरा ने दी थी, वो क्या कहता है कि बच्चा है ना दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखता है, ठीक है। तो हम ये सोशल लर्निंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो उन्होंने जब इसका प्रोसेस बताया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सपोज उसके आगे कुछ चीज़ चल रही है तो वो अटेंशन देता है उस चीज़ को, ठीक है। अटेंशन के बाद क्या होगा, वो अटेंशन देगा तो उस चीज़ को वो देखेगा, ठीक है। अटेंशन देगा तो फिर उस चीज़ को वो अपने माइंड में क्या करेगा, रिटेंट भी करेगा, ठीक है। रिटेंशन आ जाएगी, रिटेंशन होगी तो कुछ टाइम के बाद वो उस चीज़ को प्रोडक्शन करेगा, और अगर वो चीज़ प्रोड्यूस अच्छे से कर पाता है तो दूसरे उसको मोटिवेट करेंगे। तो ये 4th स्टेप है भाई ऑब्जर्वेशन लर्निंग के, ठीक है। उनका आइडिया क्या था कि जो पीपल है ना वो लर्न करते हैं बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू, वो ये देख के कि दूसरे कर क्या रहे हैं उनको देख के बच्चा सीखता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो थॉट प्रोसेस है वो चलता है, और वो मोटिवेट होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हु स्टेटेड दैट पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। मतलब ये बात किसने बोली कि है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है ना वो किसकी से मिलके बनी है। इनेट मतलब जो बाय बर्थ हमें जन्मजात कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, या कुछ जो अर्जित किए हैं, एक्वायर किए हैं कैरेक्टर हमने जन्म के बाद, उनसे हमारी एक पूरी पर्सनैलिटी बनती है। तो इस बात को किसने बोला है भाई, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है, वैलेंटाइन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सभी को पता है कि बॉडी में जब चेंजेस आते हैं हम स्ट्रोंगर बनते हैं, मेंटली, फिजिकली, मॉरली, तो डेवलपमेंट हमारी चलती रहती है। तो इसमें पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट क्या है डेवलपमेंट को लेके। डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। डेवलपमेंट पैटर्न इज़ अनप्रिडिक्टेबल, क्या हम डेवलपमेंट को मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग, मतलब ये दोनों चीज़ें जब हमारे अंदर आती हैं, मतलब मैच्योरेशन इनटू लर्निंग, तो हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या डेवलपमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट है, हाँ प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें रॉन्ग पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो वो गलत स्टेटमेंट क्या है कि जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ठीक है, गर्ल सरपास बॉयज़ फिजिकली, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, तो वो किस अवस्था में होती हैं ये हमने बताना है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा लेटर चाइल्डहुड में भी होती हैं और एडोलसेंस में भी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से श्रेष्ठ होती है। दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब वो डिपेंड करता है भाई, बाकी देखते हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। कई बार आपने पेपर में देखा भी होगा कि गेस्टाल्ट का ही मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है एज अ होल, मतलब किसी चीज़ को हम पार्ट्स में ना देख के उसको कैसे देख रहे हैं, हम एज अ होल उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो गेस्टाल्ट का मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से जो गेस्टाल्ट स्टडी थी उसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या था। देखिए जो गेस्टाल्ट की थ्योरी थी ना वो किस चीज़ पे दबाव डालती है, किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है कि होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स।
कोई चीज़ मतलब आप होल देखिए, होल मतलब होल, WHOLE, होल मतलब उसको कंप्लीट देखिए, उसके पार्ट्स पे मत जाइए, ठीक है। डेट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द होल आर नॉट डिड्यूसिबल, मतलब किसी चीज़ को आप होल पूरी तरह से नहीं जान सकते अगर आप उसके पार्ट्स को आइसोलेशन में स्टडी करेंगे। अगर आप उसके पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करेंगे तो आप किसी चीज़ को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो जो गेस्टाल्ट वर्ड है ना, ये एक जर्मन वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गेस्टाल्ट वर्ड कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। और उसका मीनिंग क्या होता है? प्लेस्ड और पुट टुगेदर, मतलब आप किसी चीज़ को पूरा देखिए, टुगेदर देखिए, एक साथ देखिए, उसके पार्ट्स को स्टडी मत कीजिए। तो इसका मेन स्टडी मैटर क्या होगा? मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको एज अ होल स्टडी करिए, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? व्हाट डिड फ्राइड कंसिडर द पैटर्नल लव ऑफ गर्ल। देखिए, ये जो ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारा सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट डिड फ्राइड कंसिडर द पैटर्नल लव ऑफ गर्ल्स, मतलब जो लड़कियां हैं वो अपने फादर से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला है, वो नाम हमें बताना है। तो इसको हम बोलेंगे भाई, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दो कॉम्प्लेक्स उन्होंने बताए हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उसको ओडिपल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो चाइल्ड्स फीलिंग होती हैं या डिज़ायर होती हैं अपोजिट सेक्स के प्रति होती हैं। जैसे बेटा है वो मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है और बेटी है वो अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है। और इस कंसेप्ट को डिस्कवर किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। किसमें अपनी थ्योरी दी थी उन्होंने? कौन सी थ्योरी थी भाई? उस थ्योरी का नाम भी पूछ सकते हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ये बात हुई थी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो यहाँ पे हमसे स्पेसिफिक पैटर्नल पूछा है, लव गर्ल टू पैटर्नल मतलब फादर की तरफ, तो वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और अगर यहाँ पे पूछ ले मैटरनल लव ऑफ बॉयज, तो वो हमारा रहेगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये आपको ध्यान रखना है। I think this question is also clear. Move on the next question. Sometimes the children of gifted parents, जो मतलब गिफ्टेड पेरेंट्स होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं हर चीज़ में लेके, उनके जो बच्चे होते हैं ना, आर बोर्न विद लेस इंटेलिजेंस, उनमें बच्चों में लेस इंटेलिजेंस होती है पेरेंट्स की बजाय। तो इसको हेरिडिटी का कौन सा लॉ बोला जाता है? इसको बोला जाता है भाई लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? लॉ ऑफ रिग्रेशन, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट थिंकिंग पर्सनैलिटी मतलब जो अंदर इंट्रोवर्ट होते हैं, वो किसी चीज़ को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बहिर्मुखी नहीं है, किसी से शेयर नहीं कर रही सोसाइटी में या फैमिली में, उनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछा गया है। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल तो वो बंदे बिल्कुल होते ही नहीं हैं। स्पोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स, नो। प्रोपेगेट हिज व्यू विद इंसिडेंट्स एंड विहेम्स, मतलब अपने विचारों और आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करते नहीं। वो तो अपनी ही बौद्धिक खोज में लीन रहते हैं, डे ड्रीमिंग रहती है उनके अंदर, सपने देखते रहते हैं, लेकिन सपनों को एंजॉय करना उनको नहीं आता। मतलब वो अपनी बौद्धिक खोज में लीन है, एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 क्या कहता है? Out of the following, which is the correct sequence given by James Lange theory of emotion? तो भाई ये देखो, थ्योरी ऑफ इमोशन थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। जो किसने दी थी? आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाए कि थ्योरी ऑफ इमोशन देने वाला कौन था, तो जेम्स लैंग था। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो फिजिकल चेंज होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो पहले होते हैं, द फिजिकल चेंज इन द बॉडी हैपन फर्स्ट विच देन लीड टू द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। मतलब मान लिया आपको डर का इमोशन जनरेट हुआ, फियर आपको जनरेट हुआ, तो वो डर का इमोशन
आपके अंदर कब आया? सपोज आपने सांप को देखा तो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंज हुए। फिजिकल चेंज मतलब आपकी जो हार्ट बीट थी ना, वो हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो गई। हार्ट बीट बढ़ी मतलब फिजिकल चेंज आया बॉडी में, और उस फिजिकल चेंज की वजह से इमोशन जनरेट हुआ, डर का, फियर का। तो ये थ्योरी यही बोलती है, ये सजेस्ट करती है कि आपकी बॉडी में ना पहले फिजिकल चेंज होते हैं, और फिजिकल चेंज की वजह से क्या होता है, कोई भी इमोशन जनरेट होता है। तो वहाँ पे ना इन्होंने एक सीक्वेंस दी थी, वो सीक्वेंस बतानी है कि पहले कोई सिचुएशन होती है, सिचुएशन की वजह से बॉडी, जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, और फिर आपकी मेंटल स्टेट में डिस्टर्बेंस होती है, और फिर आपके इमोशन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनसाइट? इनसाइट का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, इंसिडेंटल, रिस्पॉन्स करते हैं नोवल सिचुएशन में एकदम से, अगर मान लिया इनसाइट आपको अंदर से एकदम से कोई आइडिया आता है, ठीक है। रिस्पॉन्स, अनुक्रिया का सहजता से होना, कोई भी रिस्पॉन्स करेंगे उसको स्पॉन्टेनिटी से करेंगे। लेकिन हैबिट स्ट्रेंथ का, आदत बल का इनसाइट से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉर्डन इन हिज सिनेप्टिक टेक्निक? देखिए, एक जो सिनेप्टिक टेक्निक है ना, ये गॉर्डन ने दी थी क्रिएटिविटी की। ये इसमें भी जो गॉर्डन है उन्होंने स्टेजेस बताई थी क्रिएटिविटी की इस टेक्निक के अंदर। तो इनमें हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेज नहीं है। अब ये भी है डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, डिफरमेंट भी है, कंसेप्ट फॉर्मेशन भी है, लेकिन फाइंडिंग समथिंग सिमिलर, समान वस्तु की खोज इसका पार्ट नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट शूड टू गिफ्टेड चिल्ड्रन? मतलब यहाँ पे जो हमें कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, ये है, इधर हिंदी में है भाई। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ना हमारे प्रतिभाशाली बच्चों के हैं, लेकिन इनमें से एक उनके पर्सनैलिटी से लेके उपयुक्त नहीं है। तो वो कौन सा है? लर्न रैपिडली एंड ईजिली, बिल्कुल। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, ये भी है। नो अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर अनअवेयर, मतलब वो कुछ बातें ऐसी जानते हैं जिससे जो नॉर्मल बच्चे वो अनअवेयर होते हैं, बिल्कुल। मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन व्हाट ही और शी हैज़ हर्ड और रीड, मतलब जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत मतलब प्रैक्टिस की नीड होती है। ऐसा नहीं है जब वो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उन्होंने तो उस चीज़ को जस्ट देखा, सुना और रिटेंट कर लिया माइंड के अंदर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ये हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन का नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। एज पूछी है, प्यूबर्टी स्टेज की एज क्या होती है? तो वो होती है 11 to 16 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? देखिए, जो परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, आप इनको ना नॉन वर्बल टेस्ट भी बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, ये वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब आप बच्चे की मेंटल स्टेट को मतलब क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं एक विजुअल कंपोजिशन के थ्रू। कोई विजुअल चीज़ आप उनको आगे दिखा रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं। तो इनमें से ये पूछा है कि परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, या हम ये कह सकते हैं नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आर्मी अल्फा टेस्ट नहीं है भाई, ये वर्बल है, ठीक है। कोहो का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट भी नॉन वर्बल है, क्यूब कंस्ट्रक्शन भी है, पास अलोंग टेस्ट भी है। ये तीनों हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। 20 क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बिटवीन विच एज द चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होती है? जब हमारे अंदर ना लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है, हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे आगे नहीं है और उनके बारे में हम लॉजिकली थिंक कर रहे हैं, वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये पूछा गया कि जीन पियाजे ने वो कौन सी एज बताई है जिसमें ये रीजनिंग होती है? तो ये होती है हमारी 11 to 14 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु स्टेटेड
stated that an individual is intelligent in proportion as he is able to carry an abstract thinking. मतलब वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा रहा है. तो ये बात किसने बोली है? इस बात को कहने वाला कौन है? टर्मन है. आपको एज इट इज़ ये लाइन याद रखनी है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हिडन इमोशनल सफोकेशन एंड पावर इनसाइड द चिल्ड्रन कोल्ड. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आई है भाई, और टर्म क्या है? इमोशनल सफोकेशन. तो आई थिंक नाम से वैसे क्लियर है इसका मीनिंग. जब मतलब इमोशनली कोई बंदा सफोकेटेड हो जाता है. वो सफोकेटेड कैसे होगा? सपोज 2 पर्सन है, वो किसी रिलेशनशिप में है, और रिलेशनशिप में होने के बाद एक पर्सन ओवरवेल्म्ड है, मतलब वो हैवी पड़ रहा है दूसरे पर्सन पे. ठीक है, तो ऐसे में दूसरा पर्सन क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है अपने दूसरे रिलेशनशिप के पर्सन की वजह से. ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाता और बंदा इमोशनली सफोकेटेड हो जाता है. ये हम बोल सकते हैं दिस इज़ द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस. एक रिलेशनशिप में क्या है? इम्बैलेंस है. इम्बैलेंस इन द रिलेशनशिप. वो अराइज क्यों हुआ? वो इम्बैलेंस क्यों आया? बिकॉज वन पर्सन इन द रिलेशनशिप फील द ओवरवेल्म्ड, फील द क्राउडेड, फील द ट्रैप. वो अपने आप को क्राउडेड फील कर रहा है, वो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है. किसकी वजह से? दूसरे पर्सन की वजह से, कि उसको कांस्टेंट नीड चाहिए, उसकी कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, अफेक्शन चाहिए. मतलब इन सारे रीजंस की वजह से वो सफोकेटेड फील करता है. तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है इमोशनल कैथारसिस. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. Out of the following, which one activity is not suitable for satisfying the instinct curiosity? निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल. प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल. डिस्कशन इन क्लास बिल्कुल. अवॉर्डिंग पोजीशन इन द क्लास और स्कूल, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, ये एक सूटेबल हम ये बोल सकते हैं एक्टिविटी नहीं है फॉर द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी. तो एक ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 24 पहले भी आ चुका है, ये पहली सीरीज में भी मैंने करवाया, तो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है. हाउ मैनी कार्ड प्रिस्क्राइब्ड इन रोहर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट. टोटल कितने कार्ड होते हैं? तो 10 होते हैं. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसे माना जाता है? वो है हमारे E.L. थॉर्नडाइक. इन्वेंट किसने की थी? सोशियोमेट्रिक टेक्निक. सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या होती है भाई? सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज अ लार्ज क्लास ऑफ मेथड जो असेस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव लिंक को. किसके बीच के? पर्सन्स के बीच को. मान लिया एक ग्रुप ऑफ पर्सन है और उस ग्रुप ऑफ पर्सन में जो लोग हैं उनके बीच में किस तरीके का लिंक है, पॉजिटिव लिंक है, नेगेटिव लिंक है. तो उस चीज़ को असेस करने के लिए कुछ टेक्निक निकाली थी, और किसने निकाली थी? J.L. मोरेनो ने. इन्हीं को सोशियोमेट्रिक टेक्निक बोला जाता है. और बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इन सोशियोमेट्रिक मेथड का? कि डेट every group member has the capacity to evaluate every other group member. हर एक आदमी के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रुप के दूसरे मेंबर को इवेल्युएट कर सकता है, असेस कर सकता है. ठीक है, एवरीवन हैव द एबिलिटी. तो इन्हीं ये बेस था हमारी सोशियोमेट्रिक टेक्निक का, और इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे भाई? J.L. मोरेनो थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं. 27 क्या कहता है? विच इज़ द 4th स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. देखिए एरिक्सन ने बहुत सारी स्टेज दी थी, उनमें से 4th आपको बतानी है. लास्ट पेपर में भी 4th स्टेज पूछी गई थी, तो ये होती है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी. ये आपको सीरीज में ही याद करनी है. 28th क्वेश्चन क्या है? According to Ross, which stage of development is known as the pseudo maturity stage? किस स्टेज को मतलब pseudo maturity stage बोला जाता है? तो pseudo maturity stage जो बोला जाता है, ये बोला जाता है भाई हमारी
चाइल्डहुड स्टेज को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो चाइल्डहुड है। इसमें एक बच्चा शूडो मैच्योरिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक बच्चा ना एक्ट करता है बिल्कुल अपने ओल्डर पर्सन की तरह, उनको देख के उनकी तरह ही वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शूडो मैच्योरिटी स्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हेन ए पर्सन ट्राई टू मेक हिज हर थॉट एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू अदर, मतलब वो ट्राई करता है दूसरों के देख के अपने थॉट को, एक्शन को उनके अकॉर्डिंग ही करना, उनको ही फॉलो करता है। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटी है हमारे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म में, इसको क्या बोला जाता है। तो बिल्कुल देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन वो उनकी तरह कर रहा है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्पीच का डिसऑर्डर नहीं है चाइल्डहुड के अंदर। देखिए ये सारे स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को बोलने में, लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बोलने में, तो स्लरिंग, स्टटरिंग, लिस्पिंग, ये सारे ही हमारे स्पीच डिसऑर्डर हैं। लेकिन एनर्जी का कम हो जाना, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, दिस इज नॉट एनी स्पीच डिसऑर्डर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे CDP के सीरीज के। होप करते हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।